तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्ट कर्म के बारे में जानते हैं कि वाक्य में जो कर्म आते हैं वो कितने प्रकार के प्रयुक्त होते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट में से कर्म देखिए दो प्रकार के होते हैं। वाक्य में दो प्रकार के कर्म प्रयुक्त होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रत्यक्ष कर्म और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोनों का गुण क्या होता है, जैसे अब यहीं पे दोनों को स्पष्ट कर दिया जाएगा तो काफ़ी समझ में आएगा। तो इसमें देखिए पहला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहला लक्षण है, ये निर्जीव यानी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आता है। जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे बुक, मतलब सेंटेंस में देखिएगा क्रिया के बाद अगर बुक आया तो वो निर्जीव यानी कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगी। जैसे बुक है, लेटर है, स्टोरीज है, इस तरीके से जो शब्द आएंगे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। यानी निर्जीव यानी नॉन लिविंग निर्जीव टाइप की चीज़ें रहेंगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर देखिए जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सजीव यानी लिविंग, ऐसा लगा कि जीवित कोई हो। जैसे मी माने मुझे, अस माने हमें, हिम माने उसे, हर माने उसे, ठीक है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये सजीव के लिए आएंगे, ऐसे व्यक्ति के लिए आएंगे जो जीवित हों, ठीक है। तो उसके लिए व्यक्ति या जानवर के लिए आएंगे। तो सजीव माने जिंदा होंगे। कुछ छोटे कीड़े मकोड़े हो तो नॉन लिविंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से निर्जीव जो रहेंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे और जो सजीव रहेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। दूसरा लक्षण देखिए, ये वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसका पता कैसे लगाया जा सकता है। व्हाट, जब वाक्य में व्हाट का प्रश्न लगाएंगे, व्हाट लगाने पर ये जो मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। जब सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। वहीं पर जब आप किसको, हूँ का प्रश्न लगाते हैं तो आपको क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। होम लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। उदाहरण के माध्यम से अभी नीचे समझा जाएगा। तीसरा लक्षण है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह किसके बाद आता है, वह क्रिया के बाद आता है। यानी जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब जरा नोट पर ध्यान दीजिए, एक विशेष बात है। कहा गया है कि जब क्रिया के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ है वाक्य में, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया है, तो ऐसी स्थिति में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इनके कहने का मतलब ये है। सामान्यतः आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में दिया होगा, ठीक है। वाक्य के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयत्न करेंगे। जो उदाहरण देखा जाए, पहला उदाहरण है हरी गेव मी ए बुक। अब देखिए हरी गेव मी, हरी ने मुझे एक बुक माने एक पुस्तक दिया। तो यहाँ पर मी जो है, मी लिविंग है, माने मी माने मुझे कोई भी होगा तो जीवित ही होगा। तो मी लिविंग है, ठीक है, जीवित है। तो इसको जो सजीव होता है, आप देखिए ये जो सजीव है वो किसके अंतर्गत आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आया है। तो ये मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ए बुक जो है कि क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए बुक देखिए निर्जीव है ना, ए बुक पुस्तक निर्जीव है, इसलिए वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण, हरी गेव ए बुक टू मी। अब देखिए इसी जो ऊपर सेंटेंस अभी आपने देखा तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी का प्रयोग हुआ था, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक का प्रयोग हुआ था। उसी वाक्य में क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग न करके पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ए बुक का प्रयोग कर दिया गया। इसके बाद जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाएंगे यानी मी को लिखेंगे
तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, जैसा कि नोट में बताया गया। क्या कहा गया कि जब क्रिया के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जैसे आया ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रिया है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है, तब क्या करना होता है, तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। यानी ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले देखिए टू का प्रयोग किया गया है, तो हो गया है हरी गेव ए बुक टू मी। ऊपर है हरी गेव मी ए बुक, तो इसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि सामान्यतः आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्रयुक्त हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। पूरक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, पहला है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कर्ता पूरक, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म पूरक। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको देखा जाए, ठीक है, इसके बारे में जाना जाए। सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब पूरक वाक्य के कर्ता को स्पष्ट करे तो उसे कर्ता पूरक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए परिभाषा कह रहे हैं, सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब पूरक वाक्य के कर्ता को स्पष्ट करे तो उसे कर्ता पूरक या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे बिन्नी इज ए गर्ल, बिन्नी इज ए गर्ल। अब देखिए बिन्नी क्या है, एक लड़की है, तो एक लड़की किसके बारे में बताया जा रहा है, बिन्नी के बारे में बताया जा रहा है। बिन्नी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ए गर्ल है, चूँकि बिन्नी के बारे में बताया जा रहा है, तो जो ए गर्ल शब्द प्रयुक्त हुआ है वह कर्ता पूरक कहलाएगा। ए गर्ल क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट, ईज के बाद जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य को पूरा करें। पूरक मतलब पूरा करने वाले। जैसे इतना ही कहा जाए अगर कि बिन्नी इज, तो वाक्य अधूरा रह जा रहा है, बिन्नी है क्या है पता नहीं, तो पूरा वाक्य को पूरा स्पष्ट करने के लिए ए गर्ल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए ए गर्ल क्या है, बिन्नी इज, यानी इस सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द है, इसलिए इसको पूरक कहते हैं। ये कैसा पूरक है, कर्ता पूरक, क्योंकि ये कर्ता के बारे में बताया जा रहा है कि ए गर्ल क्या है, कर्ता के बारे में है, इसलिए ये इस ए गर्ल शब्द को, इस पूरक को कर्ता पूरक कहेंगे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राम बिकेम ए सोल्जर, राम एक सिपाही बना हुआ, यानी राम सिपाही हो गया। तो अब देखिए राम बिकेम ए सोल्जर, यहाँ पर ए सोल्जर शब्द किसको डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है, राम को बता रहा है। राम क्या है, कर्ता है, अतः ए सोल्जर जो पूरक है वह क्या है, कर्ता पूरक, क्योंकि कर्ता के बारे में बता रहा है, कर्ता को स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब पूरक वाक्य की कर्म को स्पष्ट करे। ऊपर परिभाषा दी गई थी कि जब पूरक वाक्य की कर्ता को स्पष्ट करे तो उसे कर्ता पूरक कहते हैं। वहीं पर जब पूरक वाक्य की कर्म को स्पष्ट करे तब उसे कर्म पूरक, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म पूरक कहेंगे उसको, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में देख लीजिए, आई कॉल माई डॉग हीरा, मैं माई डॉग मैंने अपने कुत्ते को हीरा कह के बुलाता हूँ। तो अब देखिए जो हीरा है वो माई डॉग को इंगित कर रहा है, न कि सब्जेक्ट को। माई डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई को नहीं डिनोट कर रहा है। आई कॉल माई डॉग, किसको हीरा बुला रहे हैं, माई डॉग को, यानी हीरा शब्द माई डॉग को इंगित कर रहा है। और यही इसकी परिभाषा है कि जब पूरक माने काल के बाद जो भी शब्द हैं वो पूरक ही हैं, लेकिन ये जो हीरा शब्द पूरक है वो ऑब्जेक्ट यानी कर्म को स्पष्ट कर रहा है। हीरा शब्द माई डॉग यानी कुत्ते के बारे में कहा जा रहा है, अतः हीरा शब्द क्या है, कर्म पूरक है। जब पूरक वाक्य के कर्म को स्पष्ट कर, यानी हीरा माई डॉग को स्पष्ट कर रहा है, हीरा शब्द माई डॉग के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कर्म पूरक के रूप में हीरा का प्रयोग हुआ है। हीरा क्या है, कर्म पूरक है।
दूसरा उदाहरण देख लीजिए, द बॉयज मेड राम ए कैप्टन। द बॉयज माने लड़कों ने, मेड माने बनाया, राम को कैप्टन। तो एक कैप्टन किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। राम क्या है? ऑब्जेक्ट है, द बॉयज सब्जेक्ट है और राम ऑब्जेक्ट है। तो एक कैप्टन राम शब्द को, यानी ये जो पूरक है यह कर्म को स्पष्ट कर रहा है। अतः एक कैप्टन पूरक शब्द कैसा पूरक शब्द है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म पूरक शब्द है। आखिरी उदाहरण देख लीजिए, सी फाउंड हर हस्बैंड अस्लीप। सी फाउंड, वह अपने पति को अस्लीप माने सोए हुए पाई। ठीक है, तो अब सी फाउंड हर हस्बैंड अस्लीप का मतलब ये हो गया कि ये जो अस्लीप शब्द यूज हुआ है वह हस्बैंड के लिए आया है, यानी इस किसको स्पष्ट कर रहा है? ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करने के कारण अस्लीप शब्द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ रहा है, कर्म पूरक के अंतर्गत आ रहा है। यानी हस्बैंड क्या है? कर्म है। इसको क्लियर कौन कर रहा है? अस्लीप। किस अवस्था में? अस्लीप माने सोए हुए। तो ये शब्द किसके लिए आया? हस्बैंड के लिए आया है। ये हस्बैंड क्या है? कर्म है। ठीक है, और कर्ता क्या है? सी है। तो जो कर्म को स्पष्ट करे वही कर्म पूरक, यानी अस्लीप शब्द जो पूरक शब्द प्रयुक्त हुआ है वह कर्म को स्पष्ट कर रहा है। अतः अस्लीप क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यानी कर्म पूरक। ठीक है, इस तरीके से आशा है आपको समझ में आया होगा।